नमस्कार साथियों, ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आनंदपाल सिंह योगाचार्य। आज हम बात करेंगे जो हमारा पीजीडीवाईटी का जो सिलेबस है उसके अंदर जो मानव शरीर क्रिया विज्ञान का जो टॉपिक बताया गया है, जिसमें हमारे शरीर की क्रिया विधि, हमारे शरीर की संरचना कैसे बनी हुई है, कैसे कार्य करती है, उन सब चीजों पर जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसके ऊपर आज से हम अध्ययन शुरू करेंगे। तो देखिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको उसकी जो प्रीफेस है वो जानना पड़ेगा। अगर आप उसकी प्रस्तावना नहीं जानेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस शरीर क्रिया में क्या क्या चीजें आती है, शरीर किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ। इसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। अब देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है मानव शरीर रचना, जैसे हमारा जो शरीर है उसकी रचना क्या है, उसका ढांचा कैसे बना हुआ है। दूसरा एवं क्रिया विज्ञान, शरीर बना हुआ लेकिन ये क्रिया कैसे करता है, इसकी साइंस जानना है, इसका विज्ञान। और विज्ञान अर्थात किसी भी चीज का विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, विज्ञान है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना की, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसकी प्रस्तावना क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है, वरना समझ में नहीं आता। ऐसे कि अपन डायरेक्ट किसी सिस्टम पर चले जाए उसको पढ़ने, समझ नहीं आए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, संरचना की दृष्टि से जो मानव का शरीर होता है उसमें बहुत सारे स्तर होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, लेवल हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो आप पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा कि जो भी सिस्टम है, जो हमारे तंत्र हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। पहला स्तर कौन सा है, रासायनिक स्तर। रासायनिक स्तर जो हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के रसायन बनते हैं और रसायनों का जो परिवर्तन होता है, जिससे व्यक्ति का जो शरीर है वो कार्य करता है, उसकी जो क्रिया विधि है वो संचालित होती है, वो रासायनिक स्तर के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा है कोशिकीय स्तर। जैसे विद्यार्थी, आपने आज से पहले जो क्लास थी, स्कूली क्लासेस जो थी, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई वो है कोशिका, और कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होगी, कोशिका। पूरा शरीर कोशिका के ऊपर डिपेंड है। अगला है उत्तकीय स्तर। देखिए, कोशिका के बाद में उत्तक आते हैं, दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है, उत्तक का निर्माण करती है। अगला है अंगीय स्तर। अंगीय स्तर, अंगीय स्तर में आप देखेंगे कि जो उत्तक होते हैं, बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया विधि होती है उसमें मुख्यतः अंगों का ही महत्व ज्यादा है। अगला है तंत्रीय स्तर। अब इन अंगों को चलाने के लिए हमारे शरीर में अंग हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक स्तर हैं, कोशिका है, उत्तक है, इन सबको क्रियान्वित करने के लिए किसकी आवश्यकता है, तंत्रिका तंत्र। और फिर अगला है शरीर। इन सब चीजों से मिलकर ही क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। जैसा कि टॉपिक में आपको पता है, मानव शरीर रचना, रचना इन्हीं चीजों से होती है, इन्हीं चीजों से हमारी शरीर की रचना होगी।
और फिर इसकी जो क्रियाविधि है उसके लिए अलग अलग सिस्टम्स बने हुए हैं। तो हम थोड़ा सा रासायनिक स्तर पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि शरीर का प्राथमिक स्तर रासायनिक स्तर होता है, जिसमें वे सारे आवश्यक रसायन आते हैं। वो सभी रसायन मौजूद होते हैं जो शरीर की रचना के लिए आवश्यक होते हैं। हमारी बॉडी में वो सारे रसायन होने बहुत जरूरी है, जिससे हमारे शरीर की रचना होती है, जिससे हमारा शरीर का स्ट्रक्चर बनता है तथा जो जीवन चलाने के लिए अपरिहार्य, जो जीवन चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिनका महत्व होता है। मूल रूप से शरीर का निर्माण उन्हीं तत्वों से होता है जिनका विवरण रसायन शास्त्र की तत्व सारणी में उपलब्ध तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अनेक अणु मिलकर अलग अलग तरह के रसायन बनाते हैं। देखिए, रसायन बनाने के लिए छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वही जिम्मेदार है। छोटे छोटे अणु ही रसायन का निर्माण करते हैं। यही रसायन आगे चल करके विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जो बायो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके लिए हमारे लिए जो अणु है, जो रसायन है, वही जिम्मेदार है। अणु से रसायन बनते हैं, रसायन से जितनी भी जैविक क्रियाओं का संपादन होता है शरीर में, वो सारे रसायन पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नामक दो तत्व आपस में संयोग करके पानी बनाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? पानी का निर्माण करते हैं। और हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा भाग है जो पानी से बना है। हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा भाग है वो पानी का भाग है। इसी प्रकार से विभिन्न अणु मिलकर के रसायन का निर्माण करते हैं। रसायन हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं होती है उसका जो संचालन है वो रसायन करते हैं, और उन्हीं जैविक क्रियाओं से हमारे शरीर की जो क्रियाविधि है वो चलती रहती है। हमारा शरीर वृद्धि करता रहता है, किसी कार्य को निष्पादित करता है। तो ये हो जाएगा हमारा रासायनिक स्तर। अनेक रासायनिक पदार्थ जब एक निश्चित और नियमित रूप में आपस में मिलते हैं, अनेक रासायनिक पदार्थ जब एक निश्चित रूप में जब आपस में मिलते हैं तो संगठन के अगले स्तर का निर्माण करते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि जैसे दो या दो से अधिक लोग मिलकर के एक समूह बनाते हैं, वही समूह संगठन के रूप में उभर करके अपना कार्य करता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थों का एक निश्चित रूप, एक निश्चित मात्रा में इकट्ठा होते हैं और आपस में मिलकर के शरीर का जो अगला स्तर है उसका निर्माण करते हैं, जिससे कोशिकीय स्तर भी कहते हैं। जो रासायनिक स्तर है वही कोशिकीय स्तर का निर्माण करेगा। कोशिका इस स्तर की इकाई होती है। कोशिका ही किसी जीव की ऐसी प्राथमिक इकाई होती है। मैंने आपको बताया कि कोशिका हमारे शरीर की सर्वप्रथम सबसे छोटी इकाई मानी गई। कोशिका ही शरीर रचना एवं क्रिया की दृष्टि से परिपूर्ण होती है। जीवन के जितने भी गुण होते हैं तथा जीवन में संपादित किए जाने वाले जो सारी जैविक क्रियाएं हैं वे सभी हर कोशिका में मौजूद हैं। जितने भी गुण होते हैं और जितनी भी क्रियाएं संचालित होती है वो हर कोशिका में मौजूद रहती है। हमारे शरीर में पाई जाने वाले अनेक प्रकार की कोशिकाओं के उदाहरण हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका जिसको अपन कनेक्टिव सेल्स बोल सकते हैं, और मांसपेशी कोशिका आदि। हर कोशिका के मूल अवयव वैसे तो एक ही होते हैं। जो
की कोशिका का अलग अलग रचना होती है तथा उसके अपने विशिष्ट कार्य होते हैं। कोई भी कोशिका रचना की दृष्टि से भी अलग होगी और उसके अपने कार्य की दृष्टि से भी विशिष्ट होगी, अलग होगी। अगला है, एक ऐसी अनेक कोशिकाएं आपस में सहयोग करके शरीर संगठन के नए और अपेक्षाकृत उच्च स्तर का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि रसायन में तो कोशिका के विभिन्न संगठन मिलकर के शरीर का जो अगला स्तर है उसका निर्माण करते हैं। उस अगले स्तर में क्या आता है? आपका उत्तक आता है, जिसे उत्तक कहते हैं। जो अगला स्तर बनता है उसे उत्तक कहा जाता है। उत्तक का निर्माण करने वाली कोशिकाएं आपस में अपने अंतरकोशिकीय पदार्थ, जिसको इंट्रासेल्युलर सबस्टेंस भी कहते हैं, इंट्रासेल्युलर सबस्टेंस, इनके द्वारा जुड़ती है तथा उनका भ्रूणीय उद्गम, जो एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन जो होता है, भ्रूणीय उद्गम एक ऐसा होता है, वे सभी कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य संपादित करती है। जो कोशिकाओं के संगठन है वो उत्तक का निर्माण करते हैं। उत्तक जो भ्रूणीय उद्गम, जो एम्ब्रियोलॉजिकल जो ओरिजिन है, वो एक ऐसा होता है जो विभिन्न सभी कोशिकाओं का मिलकर एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये उत्तक का निर्माण करके एक अगला कार्य, जो शरीर के लिए अगला कार्य जरूरी है, उसको संपादित उत्तक करते हैं और निर्माण कोशिका करती है। एपिथेलियम नामक उत्तक की म्यूकस कोशिकाएं म्यूकस नामक स्राव का श्रवण करती है। हमारे शरीर में एपिथेलियम नाम का टिश्यू, वो हमारे शरीर में म्यूकस जो बनता है उसका स्राव करती है। म्यूकस कोशिकाओं जो भोजन के ग्रास को चिकना बनाता है। देखिए, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को चिकना कौन बनाता है? वो जो हमारा एपिथेलियम जो टिश्यू है, जो एपिथेलियम उत्तक बताए गए हैं, उनसे जो म्यूकस की कोशिकाएं बनती है उसका निर्माण ही, उसी के कारण हमारा भोजन चिकना बनता है, लसलसा बनता है। उत्तक का निर्माण करने वाली कोशिकाएं आपस में अंतरकोशिकीय पदार्थ, जो भोजन चिकना बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन अपनी यात्रा में आगे आसानी से बढ़ सके। चिकना होने की वजह से जो भोजन है हमारा, वो आगे की तरफ बढ़ता है। पैराइटल कोशिकाएं आमाशय में अम्ल का उत्पादन करती है। जो हमारा जो आमाशय है, जिसमें अम्ल, विभिन्न प्रकार के अम्ल बनते हैं, वो हमारी जो पैराइटल कोशिकाएं होती है, वो पैराइटल कोशिकाएं अम्ल का निर्माण करती है। अब अगला है, जाइगोजेनिक कोशिकाएं से एंजाइम का उत्पादन होता है। जाइगोजेनिक एंजाइम का उत्पादन करती है, जो प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। देखिए, एंजाइम जो जाइगोजेनिक जो कोशिकाएं हैं, वो इसका जो प्रोटीन का जो पाचन होता है उसके लिए आवश्यक होती है। ये एंजाइम का निर्माण करती है और एंजाइम की वजह से ही हमारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका उत्तक शरीर में पाए जाने वाले कुछ अन्य उत्तक के उत्तक 8 प्रकार के हैं। आगे पढ़ेंगे हम, एक ही उत्तक को हम पढ़ेंगे जब हमारा प्रॉपर उत्तक का पूरा सिस्टम पढ़ा जाएगा, तब हम आपको आराम से पूरी जानकारी के साथ इसको समझेंगे। कौन सा उत्तक है, कैसे कार्य करता है और उसकी जो महत्व क्या है, कौन सा उत्तक किस अंग के लिए मौजूद जिम्मेदार रहता है, किस उत्तक से कौन सा अंग का निर्माण हुआ है, ये सारी जानकारी हम जब पर्टिकुलर सिस्टम पढ़ेंगे उस
आपस में मिलकर के अंगों का निर्माण करता है, अंगों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम अंग या ऑर्गन कहते हैं। अंगों के इस स्तर को संगठन का अंगीय स्तर, जो ऑर्गन लेवल जो आपको बताया, अंगीय स्तर कहा जाता है। एक अंग विशेष में दो या दो से अधिक होते हैं। जैसे कोई भी एक अंग ले लो आप, नाक, मुंह, आमाशय, कपवस, जो भी आपको अंग लेना है, वो दो या दो से अधिक विशेष ऊतकों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ऊतक का अलग अलग कार्य होता है तथा हर ऊतक आकार प्रकार में भी एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है। जो टिश्यूज हैं, उन सभी की आकृतियां भी अलग अलग होती है हमारे से। देखने में आपको, आप जब आगे पढ़ेंगे सल्फा ऊतक, जो रक्त ऊतक है, संयोजी ऊतक जिसको बोलते हैं, उन सब की संरचना आपको अलग अलग मिलेगी। अनेक अंगों से मिलकर तंत्रीय स्तर का निर्माण होता है। सिस्टम जो लेते हैं, अंग ही हमारे तंत्र के लिए मौजूद जिम्मेदार रहते हैं। अगर हमारे शरीर में अंग नहीं होंगे, इस सिस्टम का कोई भी कार्य नहीं होगा, तंत्रिका तंत्र अपने आप में समाप्त हो जाए। एक तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं, ये भी आपको पता है। एक जो तंत्र होता है उसमें बहुत सारे अंगों का समावेश होता है, जो सभी संयुक्त रूप से एक ही कार्य में अपना अपना योगदान देते हैं, संयुक्त रूप से। जैसे हमारा जो पाचन तंत्र है, तंत्र तो एक ही है, लेकिन इसका जो कार्य प्रणाली पढ़ेंगे तो ये एक साथ बहुत सारे कार्यों को संपादित करता है। तंत्र एक ही है, कार्य करने की क्षमता और जो इसका विभिन्न अंगों को या अन्य जो कार्य है उनको संपादित जो करने की जो क्षमता है, वो भी अलग अलग है और अलग अलग प्रकार से ये तंत्र चलता रहता है। ग्रासनली भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। जो हमारा ओसोफेगस होता है, जब हम मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं तो जो हमारा आमाशय होता है, जिसको आप पेट बोलते हो, इस पेट तक भोजन को ले जाने के लिए ओसोफेगस, जिसको अपन ग्रासनली कहते हैं, वो उसका कार्य करता है। आमाशय में भोजन का पाचन होता है, आमाशय में भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत जो होती है उसमें भोजन का अब जो अवशोषण होता है, और जो बड़ी आंत होती है उसमें पानी तथा अन्य जो लवण जो बच जाते हैं भोजन के अंदर, उसका अवशोषण किया जाता है। तथा मलाशय में मल का जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो मलाशय के अंदर एकत्रित होता रहता है, जो समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। इसके लिए हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो जिम्मेदार रहता है। इसके अतिरिक्त यकृत में पित्त का निर्माण होता है। जो पित्त होता है उसका निर्माण किसमें होता है? यकृत के अंदर। ध्यान रखिएगा, बहुत बार इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अग्नाशय में अग्नाशय रस होता है, पैनक्रियास, जिसको अपन क्लोम ग्रंथि भी कहते हैं। ये तथा अन्य कई रस भोजन को पचाने में तथा चयापचय जो मेटाबॉलिज्म जो क्रिया होती है, इसमें ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से पाचन तंत्र एक है, इसके साथ में बहुत सारे अंग जुड़े हुए हैं और उन सभी अंगों का अपनी अपनी दृष्टि से विशेष कार्य संपादित करने की क्षमता भी रखते हैं। मानव शरीर के
भिन्न तंत्र एवं उनके अवयव। अब हमारे अगला जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि हमारे शरीर में जितने भी तंत्र हैं उन तंत्र के साथ में कौन कौन से अंग अवयव जुड़े हुए हैं वो आपको थोड़ा एक बार डिटेल में न से थोड़ा आपको शॉर्ट में आपको बता देगा। देखिए, शरीर संगठन का सबसे उच्च स्तर जीव शरीर ऑर्गेनिज्म लेवल। इसमें शरीर के सारे अवयव मिलकर एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए जीव रूपी इकाई के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है, पूरा जो शरीर होता है, कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो शरीर से अलग होकर के कार्य करता है। ठीक है, कार्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन शरीर के साथ में रह करके भी आप कार्य करना पड़ता है। इसलिए उसको जीव रूपी इकाई इसको कहा जाता है। पूरा जितने भी अंग तंत्र कोई भी स्तर साथ में मिलकर के उस कार्य को संपादित करते हैं। पहला है हमारा आवरण तंत्र। जो आवरण है जिसको हम इंटेग्युमेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें अंग कौन कौन से? तो जब हम आवरण तंत्र के अंगों की बात करते हैं तो इसमें त्वचा एवं इसके सहयोगी अंग। पहले हमारी जो स्किन है वो पहला अंग माना गया। फिर है इसकी सहयोगी। तो देखो, जो रोम, जो बाल होते हैं स्किन के ऊपर, जो बाल होते हैं, नाखून है, पसीना है, और जो ऑयली जो ग्लैंड्स होती है, जो तेल ग्रंथियां होती है शरीर से, जो ऑयल निकलता है, ये इसके सहायक अंग है। अगला है अस्थि तंत्र, इसको अपन स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम के लिए सबसे जो मुख्य अंग हैं वो हमारे समस्त शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं और जो उपास्थि, एक होती है अस्थि, एक होती है उपास्थि। तो अस्थि और उपास्थि इसके सबसे बड़े सहायक अंग बनाए गए। एक होता है अस्थि तंत्र का मुख्य जो सहायक अंग वो है जॉइंट्स, जिसको अपन अस्थि संधियां भी कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर की हड्डियां विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं और ये हम सबको पता है कि हमारे शरीर में एक हड्डी है, टोटल 206 हड्डियां मानी गई है। ठीक है, तो 206 हड्डियां एक साथ एक हड्डी से जुड़ी हुई नहीं है, अलग अलग हड्डियों से जुड़ी हुई है और प्रत्येक हड्डी का अलग अलग अपना कार्य है। तो इन हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए जॉइंट्स की आवश्यकता है और वही जॉइंट्स हमारे शरीर में जितनी भी हलचल होती है उस हलचल के लिए जिम्मेदार है। अब अस्थि तंत्र का कार्य क्या है? शरीर को ढांचा प्रदान करना। हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है, हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का निर्माण अस्थि तंत्र ही करता है। दूसरा है शरीर की सुरक्षा। देखिए, जो हड्डियों से जो हमारा शरीर का ढांचा बना हुआ है, ये हमारे शरीर के जो आंतरिक जो अंग है उनको किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचने देता। अगला है रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहयोग। जो अस्थियां होती हैं, देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका निर्माण अस्थियों के अंदर ही होता है। ठीक है, अगला हमारा जो तंत्र है
पेशी तंत्र, जिसको अपन मस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, इसके सहायक में शरीर की अस्थि और पेशियां, अस्थि और पेशियां जब दोनों जुड़ेगी तभी हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है वो कार्य करेगा। अब इसके कार्य शरीर को गति प्रदान करना, मस्कुलर सिस्टम का सबसे जो सब महत्वपूर्ण कार्य है शरीर को गति प्रदान करना। आपका शरीर एक जगह खड़ा रह जाएगा अगर आपके शरीर में अस्थियां और मांसपेशियां नहीं होगी। आप एक कंकाल को लाकर के खड़ा कर दीजिए, वो मूवमेंट नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता। दूसरा, विभिन्न प्रकार की शारीरिक जो मुद्राएं बनती हैं, मुद्राएं जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरी ये मुद्रा है, तो अगर मेरे शरीर में मांसपेशी नहीं होती तो ये मुद्रा नहीं बन पाती। यहां तक कि मैं जो बोल करके आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, ये कार्य भी संपादित नहीं। दूसरा, पेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंदर ऊष्मा का उत्पादन करना। जो ऊष्मा होती है उसका उत्पादन, और ऊष्मा उत्पादन करती भी मांसपेशियां, ऊष्मा उत्पादन होने से मांसपेशियों को ऊर्जा भी मिलती है, मांसपेशी कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। अगला हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र के जो मुख्य अंग है वो हमारा पहला अंग है मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन होता है वो तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा अंग माना है। दूसरा होता है सुषुम्ना, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाई जाती है। और फिर है विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं जो नाड़ियां जुड़ी हुई होती है, इंपल्स नर्व, वो तंत्रिका तंत्र की ये तीन चीजें जिम्मेदार है। अब तंत्रिका तंत्र के कार्य कौन कौन से हैं? तो कार्य में शरीर की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, शरीर की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। अगर मान लीजिए आपके शरीर में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, आप बोलने लग जाते तो बोलते रहते, लिखने लग जाते तो आप कंटिन्यू लिखते रहते, और आप मान लीजिए कि खाना खाने लग जाते तो खाना खाते ही रहते। ऐसी कंडीशन तब पैदा होती है जब आपके शरीर में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। इसीलिए शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र दिया गया है, जो हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों के ऊपर कंट्रोल रखता है। कौन? हमारा नर्वस सिस्टम। और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं हो, चाहे वो व्यक्ति पागल भी क्यों नहीं हो, नर्वस सिस्टम है उसमें। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई गई हैं, और उन ग्रंथियों से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, और वही स्राव हमारे शरीर की जो वृद्धि, जो अंगों की कार्य प्रणाली, जो विभिन्न कार्य को कैसे करवाना है, उन सब के लिए वो हार्मोन्स का स्राव जिम्मेदार रहता है। उसका इतना महत्व है। अब
अंतस्रावी ग्रंथि के अंग, तो देखिए अंग में केवल और केवल जो हार्मोन्स का जो स्राव है वही एकमात्र इसका अंग माना गया। अब इसके कार्य क्या है? कोई पूछ लेगा कि हमारे शरीर में ग्रंथियां न हो तो क्या हो जाएगा, और अगर है तो क्या होगा? तो देखिए पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं कि ग्रंथियां अगर हैं तभी हमारे शरीर से जितनी भी शारीरिक गतिविधियां करवाई जाती है उसका नियोजन हमारा ग्रंथि तंत्र ही करता है। और ग्रंथि तंत्र की अनुपस्थिति में आपके शरीर से कोई भी गतिविधि नहीं करवाई जा सकती। ये ग्रंथि तंत्र का महत्व है। अगला है रक्त परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन तंत्र। अब रक्त परिवहन तंत्र के लिए जो अंग मौजूद रहते हैं हमारे शरीर में, सहायक अंग हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है हृदय, जो हमारा हार्ट होता है, सबसे मुख्य अंग हृदय है। अगर सारी चीजें हो हृदय नहीं तो रक्त परिवहन नहीं हो सकता, और रक्त परिवहन शरीर में नहीं होगा तो आपका जीवन लीला समाप्त। फिर सहायक अंग रक्त, हृदय है तो क्या है, रक्त होना भी जरूरी है। तो हृदय और रक्त दो चीजें होती। अगला जो सहायक अंग है रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी। हृदय का काम है पंप करना और रक्त का कार्य है हृदय के द्वारा पंप करके पूरे शरीर में अपना जो जीवंत जो मिसाल है वो देते रहना। ये शब्द मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि रक्त के बिना कुछ भी नहीं है, परंतु इन दोनों चीजों के होने के बावजूद भी अगर हमारे शरीर में रक्त वाहिनी का ही रक्त की आपूर्ति पूरे शरीर में नहीं हो पाएगी, और रक्त की आपूर्ति नहीं होने के कारण हमारा शरीर 5 सेकंड में मृत घोषित कर दिया जाएगा। तो ये मुख्य अंग थे हृदय, रक्त और रक्त वाहिनी का। एक एग्जांपल आपको देता हूं कि दिल्ली के अंदर एक कंपनी है जो खाद्य सामग्री बनाती है, ठीक है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में हृदय का कार्य, वो ब्लड को पंप करता है, लेकिन ब्लड को हृदय पंप किसको करेगा? उसके लिए रक्त की जरूरत है। उस कंपनी में माल तो बना सकते हैं, लेकिन माल बनाने के लिए रॉ मैटेरियल उसको चाहिए। तो दो चीजें होंगी। अब माल बनकर के तैयार हो गया, लेकिन उसकी जरूरत हमारे इस प्रोफेशन में, तो उस माल को दिल्ली से यहां लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार हमारे हृदय ने कार्य तो पंप का किया, लेकिन रक्त उसमें होना जरूरी है। अब दोनों चीजें तो होगी, लेकिन रक्त की आपूर्ति कौन करेगा? इसके लिए रक्त की वाहिनी का हमारे शरीर में बनाई गई। अब इसके कार्य, समस्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों की प्राप्ति करवाना, उपलब्ध करवाना। हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और जो विटामिन्स और जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसकी पूर्ति कोशिका तक करना, यह हमारा रक्त का कार्य है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा है तो छोड़ेगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन लाने का काम किसका है? रक्त का ही।
शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखना। जो हमारी बॉडी में जो एसिड होते हैं उसको बैलेंस हमारा रक्त परिवहन तंत्र ही करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। देखिए हमारे जो अभी ये कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आपका अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आप बहुत जल्दी रोगी बन सकते हैं। इसलिए जो रक्त है वही हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र को भी मजबूत करता है। शरीर के तापमान का भी नियंत्रण रक्त ही रखता है। शरीर का जो टेम्परेचर होता है, कितना होता है टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिए। तथा रक्त का थक्का जमा कर अनावश्यक रक्त स्राव को रोकना। हमारे शरीर में कभी चोट लग जाती है, रक्त का स्राव होने लग जाता है उस स्थान से, तो रक्त का ही कार्य क्या है कि उस स्थान, उस जगह के ऊपर रक्त का थक्का बना करके जो अनावश्यक जो खून शरीर से बाहर निकल रहा है उसको रोकना। तो ये थे रक्त परिवहन तंत्र के मुख्य कार्य। अब अगला सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको अपन लसिका तंत्र कहते हैं। अंग कौन कौन से हैं? लसिका द्रव्य एक लिक्विड होता है, लसिका वाहिकाएं उस लिक्विड को स्थानांतरित करने के लिए, तथा लसिका तक लिम्फेटिक टिश्यूज भी इसके लिए सहायक अंग के रूप में माने गए। अब लसिका तंत्र का कार्य क्या है कि शरीर के आंतरिक द्रव्य को छानना। जो लसिका तंत्र है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी लिक्विड फिल्ट्रलाइजेशन का जो काम होता है उसको संपादित कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम संपादित करता है। और जो डब्ल्यूबीसी जो होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उन कणिकाओं को संरक्षण तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। जो लिम्फेटिक सिस्टम है एक प्रकार से वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अगला है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब श्वसन तंत्र के लिए मुख्य अंग कौन कौन से? पहला हो जाएगा हमारा नासाद्वार, फिर है नासिका। नासाद्वार अलग है, नासिका अलग, ध्यान रखिएगा। फिर है श्वास नली एवं फेफड़े, ये इसके मुख्य अंग हैं। अब श्वसन तंत्र का मुख्य जो कार्य है वो कौन कौन से हैं? कि शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और अम्ल एवं क्षार में सहायता करना, बैलेंस रखना। ये श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य है। अगला है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का सबसे बड़ा तंत्र माना गया, सबसे बड़ा। इसके मुख्य अंग हैं आहार नाल, आहार नाल जिसमें हमारी मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, अपवाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय,
मल द्वार, ये सारी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तथा अन्य सहायक अंग है वो है लार ग्रंथियां, यकृत, पित्ताशय एवं अग्नाशय, अन्य सहायक अंग। अब पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को यांत्रिक एवं रासायनिक पाचन एवं अवशोषण, भोजन का यांत्रिक, भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाना पाचन तंत्र का पहला कार्य। अब इस यांत्रिक के कार्य में भी हमारे मुंह के भी बहुत सारे कार्य होते हैं। जो हमारे दांत होते हैं वो अलग अपना कार्य करते हैं, जीभ अलग कार्य करते हैं, लार ग्रंथियां अपना अलग कार्य करती है, स्वाद ग्रंथियां अलग कार्य करती है। तो इससे आमाशय से ऊपर भी बहुत सारे अन्य अंग हैं, अन्य जो अवयव हैं वो इसमें सहायता करते हैं। दूसरा, अवशोषण तथा अनपच्य पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकाल देना। जो अवशोषित हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो दूसरा जो हमारे शरीर में पाचन नहीं हो पाया, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र के मुख्य कार्य है। अगला है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन का मुख्य जो अंग है वो है पहला गुर्दा, मूत्राशय एवं मूत्र नलिका। गुर्दे, मूत्राशय और मूत्र नलिका। अब इसके कार्य क्या है कि रक्त से जो त्याज्य पदार्थ, जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको अलग करके उसका फिल्टरलाइजेशन करके रक्त की रासायनिक संरचना का नियमन करना तथा अम्ल एवं क्षार को नियंत्रण में रखना, ये उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य है। और लास्ट जो हमारा सिस्टम वो है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे पीढ़ियां आगे से आगे चलती रहती है। अगर इंसान के शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता, प्रजनन क्षमता, प्रजनन तंत्र नहीं होता, तो जो जहां है वो वहीं सीमित हो जाएगा या हो जाता। अब प्रजनन तंत्र के मुख्य जो अंग हैं वो है पुरुषों में पुरुष के जननांग, जो जेनेटिकल ऑर्गन जो बताए गए हैं। दूसरा जो टेस्टस जो है वृषण, फिर है अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, पुरुष जिसको अपन प्रोस्टेट बोलते हैं, लिंग, स्त्रियों में स्त्री जननांग जैसे योनि, डिंब ग्रंथि, गर्भाशय, स्तन। और इन सब का कार्य क्या है? प्रजनन तंत्र का संतान उत्पत्ति, एक ही कार्य, संतान उत्पत्ति। तो आज हमारी जो क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ा कि मानव शरीर की रचना कैसे होती है और जितने भी सिस्टम हैं उन सिस्टम में कौन कौन से अंग मौजूद होते हैं और सिस्टम्स का मुख्य मुख्य कार्य क्या है। कल हम पढ़ेंगे जो जीवन के जो सिम्टम्स हैं, जो लाइफ के जो सिम्टम्स हैं, जीवन के लक्षण, उसके ऊपर अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।